हेलो एवरीवन। आज अमेंडमेंट सेशन में हम कवर अप करने जा रहे हैं अमेंडमेंट्स इन द चैप्टर ऑफ ऑडिट ऑफ एनबीएफसी। इस चैप्टर के अंदर जो अमेंडमेंट है दैट इज इन रिलेशन टू क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसी। इन द ईयर 2021 अक्टूबर 2021 आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया था, जिस सर्कुलर के थ्रू एनबीएफसी को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया था। दैट वाज बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर। और इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पर जो भी आरबीआई की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स थी, चाहे वो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, गवर्नेंस रिक्वायरमेंट है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं, क्लासिफिकेशन नॉर्म्स हैं, इन सब को फ्रेम किया जाना है। तो ये रेगुलेशन वैसे तो इसका जो सर्कुलर है अक्टूबर 21 में इशू किया था, बट इसको इफेक्टिव किया गया फ्रॉम अक्टूबर 2022। आईसीएआई ने जो अभी अमेंडमेंट्स इशू की हैं फॉर द मे 23 एग्जाम्स, उसमें इस स्केल बेस्ड रेगुलेशन को सिलेबस का पार्ट बनाया गया है। तो एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसके अंदर हमें कवर अप करना है बेस लेयर में कौन सी एनबीएफसी आएगी, मिडल लेयर में कौन सी एनबीएफसीज आएंगी, टॉप लेयर में कौन सी एनबीएफसीज हैं, अपर लेयर के अंदर कौन सी एनबीएफसीज हैं। बट पर्पस क्या है इस क्लासिफिकेशन का, यह हमें ध्यान रखना है। इसी क्लासिफिकेशन के बेसिस के ऊपर कैपिटल एडिक्वेसी की रिक्वायरमेंट्स, गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट, प्रोविजनिंग नॉर्म्स की रिक्वायरमेंट, असेट क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट, इनकम रिकॉग्निशन रिक्वायरमेंट्स आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगी। तो अभी जो चीजें हमें कवर अप करनी है वो सिर्फ उस क्राइटेरिया को स्टडी करना है जिसके बेसिस पर डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर वेरियस काइंड्स ऑफ एनबीएफसीज को क्लासिफाई किया जाएगा। तो 4 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी के अंदर हम बात करेंगे बेस लेयर, देन मिडल लेयर, देन अपर लेयर, देन टॉप लेयर। तो कौन सी एनबीएफसी किस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है वो आपको लर्न करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी ओपिनियन है इसमें से कोई क्वेश्चन एज सच फ्रेम नहीं होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपने अमेंडमेंट मटेरियल में इसको डाला है तो हमें कवर तो करना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं ऑडिट ऑफ एनबीएफसी। NBFC layers based upon scale based regulation। कैटेगरी 1 बेस लेयर। इस बेस लेयर के अंदर कौन सी एंटिटीज आएंगी? प्राइमरीली वो एंटिटीज आएंगी जो एंटिटीज डायरेक्ट कस्टमर के साथ इंटरफेस नहीं करती या जो कस्टमर से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती। बेस लेयर shall comprise of नॉन डिपॉजिट टेकिंग। क्या सारी की सारी नॉन डिपॉजिट? नो। नॉन डिपॉजिट को 2 कैटेगरीज में बांट दिया गया। नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी जिनका असेट साइज 1000 करोड़ से बिलो का है। जिन एनबीएफसी में जो एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है या नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, असेट साइज 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, वो कहां आ जाएंगी? मिडल लेयर के अंदर आ जाएंगी। तो मिडल लेयर में ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिनका असेट साइज 1000 करोड़ एंड अबव का है क्लासिफाई होंगे। इसके अलावा जो और बेस आरबीआई के इस सर्कुलर में था दैट इज नेचर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड अपॉन द एक्टिविटीज दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड और रेंडर्ड बाय एन एनबीएफसी, इनको क्लासिफाई किया गया है बेस लेयर में या मिडल लेयर में। तो बेस लेयर में 4 तरह की एनबीएफसी डाली गई। नंबर 1 एनबीएफसी जो पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म एक्टिविटी में है, अकाउंट एग्रीगेटर, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग, एनबीएफसी नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड, नॉट हैविंग एनी कस्टमर इंटरफेस। अब बात आ जाती है ये पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है।
पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो एक एंटिटी है और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, किस लिए? लेंडर्स को और बोरोवर को, लेंडर और बोरोवर दोनों को उस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए इनवाइट किया जाता है और आइए हम आपको लोन फैसिलिटेशन की सर्विसेज देंगे। लेंडर लोन देना चाहता है, बोरोवर लोन लेना चाहता है, बट इनके बीच में एक गैप आ रहा है डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी का, क्रेडिट अप्रेजल का, बाकी सारी जो भी लोन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है उसका। तो ये जो एनबीएफसी P2P प्लेटफॉर्म है, ये क्या करता है? प्रोवाइड्स लोन फैसिलिटेशन सर्विसेज किसको? टू द विलिंग लेंडर्स एंड द बोरोवर्स थ्रू देयर प्लेटफॉर्म, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। और ऑन इट्स ओन ना तो ये कोई लोन दे सकते हैं और ना ही कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना ही कोई लोन दे सकते हैं, ना ही कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं ऑन इट्स ओन। तो ये हो गई पहली एनबीएफसी एक्टिविटी बेस पर, दैट इज P2P प्लेटफॉर्म। दूसरी है एनबीएफसी AA, दैट इज अकाउंट एग्रीगेटर। अब ये एनबीएफसी क्या है? ये जो एनबीएफसी है ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है? इट एक्यूमुलेट्स और प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू concerning entities in case any customer is having multiple accounts with the NBFC. तो यदि एक कस्टमर लाइक मैं 10 एनबीएफसी से लोन लेकर के रखे हुए हैं मैंने अलग अलग जगह से, तो यदि कोई और एंटिटी से मैं लोन मांगने जाता हूं तो जनरली वो एनबीएफसी चाहती है मेरे बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि मैंने कहां कहां से लोन ले रखे हैं। तो इसके लिए क्या कोई ऐसी एंटिटी है जो अकाउंटिंग रिलेटेड इस इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट कर दे एक जगह पर? जैसे बैंकिंग सिस्टम के अंदर ये चीजें हैं, ठीक, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, सिबिल का स्कोर बनाया जाता है, तो इंफॉर्मेशन एक जगह पर एग्रीगेट होती है। तो इसी तरह से जो एनबीएफसी जिसका डायरेक्ट अपना कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है, वो अकाउंट्स डाटा को कलेक्ट करती है, एक्यूमुलेट करती है, प्रोवाइड करती है टू द कंसर्न एंटिटीज। तो ऐसी एनबीएफसी भी किसके अंदर आएंगी? बेस लेयर के अंदर क्लासिफाई हो जाएंगी। थर्ड वन, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। नॉन ऑपरेटिव मींस जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एंगेज नहीं है डायरेक्टली, वो करती क्या है? वो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, कैपिटल प्रोवाइड करती है, किसको? अपनी सब्सिडियरीज को। फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, वर्ड इटसेल्फ अपना मीनिंग दे रहा है। होल्डिंग कंपनी प्रोवाइडिंग द फाइनेंस टू इट्स सब्सिडियरी otherwise engaged in, otherwise not carrying on any other operating activities. फोर्थ, एनबीएफसी जो कोई पब्लिक फंड्स अवेल नहीं करती और जिनका अपना कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है। तो बेस लेयर के अंदर कौन कौन सी एनबीएफसी आ जाएगी? नंबर 1, डिपॉजिट क्राइटेरिया पर कौन सी? नॉन डिपॉजिट। क्या सारी आएंगी? नहीं, जिनका असेट बेस 1000 करोड़ से कम का है। एक्टिविटी बेस के ऊपर 4 एंटिटीज। नंबर 1 P2P प्लेटफॉर्म, नंबर 2 अकाउंट एग्रीगेटर, नंबर 3 नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, एनबीएफसी नॉट अवेलिंग एनी पब्लिक फंड्स।
not availing any public funds and not having कस्टमर इंटरफेस, जिनका कोई कस्टमर इंटरफेस एज सच नहीं है। अब इसी के बेस पर थोड़ा सा आगे बढ़े और हम मिडल लेयर की तरफ चलते हैं। मिडल लेयर में नंबर 1, जितनी भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है वो सारी की सारी आ गई। नंबर 2, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंटिटीज एनबीएफसी जिनका असेट बेस 1000 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा का था, असेट साइज 1000 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा का था। प्लस अब बात आ जाएगी एक्टिविटी बेस्ड अंडरटेकिंग की। एक्टिविटी बेस्ड के अंदर यहां पर अब 5 कैटेगरीज मिलेंगी आपको। नंबर 1, स्टैंड एलोन प्राइमरी डीलर। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। नंबर 3, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। नंबर 4, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। नंबर 5, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज। स्टैंड एलोन प्राइमरी डीलर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर आरबीआई से लाइसेंस लेकर, ऑथराइजेशन लेकर के प्राइमरी डीलर का काम करते हैं गवर्नमेंट फंक्शन के लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए। बड़े लिमिटेड, बहुत लिमिटेड स्टैंड एलोन प्राइमरी डीलर्स हैं। यदि आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाएं तो आपको इसकी एक लिस्ट भी अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें प्राइमरीली आपको 7-8 नाम देखने को मिलेंगे, जिसमें एक है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का, एक पीएनबी की सब्सिडियरी है, एक एसबीआई की सब्सिडियरी है, एक मॉर्गन स्टेनले की सब्सिडियरी है, एक गोल्डमैन सैक्स कैपिटल की सब्सिडियरी है। तो स्टैंड एलोन प्राइमरी डीलर मींस वो एंटिटीज जो सब्सिडियरीज हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, किसी बैंक्स की, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए प्राइमरी डीलिंग का काम करती है। तो वो सारी एनबीएफसी मिडल लेयर के अंदर फॉल करेगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, इनको तो हमने नॉर्मल साइकिल के अंदर जो नॉर्मल क्लासिफिकेशन है उसके अंदर ऑलरेडी स्टडी भी किया हुआ है। तो मिडल लेयर के अंदर ये हमारी एंटिटीज फॉल कर गई। अब बात आ जाती है अपर लेयर की। अपर लेयर में वो एंटिटीज आएंगी जिनको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया गया है आरबीआई के थ्रू, विच बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टांसेस वेयर enhanced regulatory requirements are required based on a set of parameters and scoring methodology। अब स्कोरिंग मेथोडोलॉजी क्या है, क्या पैरामीटर है, आरबीआई ने अपने सर्कुलर में पूरी डिटेल दी थी, बट एज सच उसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिस्क बेस्ड, कैपिटल बेस्ड, इनकम क्राइटेरिया बेस्ड, बहुत सारी चीजों को कंसीडर किया गया था। इस एस्पेक्ट को डिटरमिन करने के लिए क्या एनहांस्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को इंपोज करने की जरूरत पड़ती है क्या? तो आरबीआई बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ एनहांस्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कुछ एनबीएफसी को आइडेंटिफाई करती है दैट विल बी फॉल अंडर द अपर लेयर। एंड जो टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसी है इन टर्म्स ऑफ देयर असेट साइज, वो हमेशा अपर लेयर के अंदर ही क्लासिफाइड होगी। अब बात आ गई टॉप लेयर की। टॉप लेयर, इसके अंदर वैसे डायरेक्टली ही बोल दिया गया, टॉप लेयर क्या रहेगी, जनरली एम्प्टी रहेगी। यदि आरबीआई को लगता है कि एक सिस्टेमिक पोटेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा है किसी एनबीएफसी का जो ऑलरेडी अपर लेयर के अंदर पड़ी है, तो आरबीआई उसे उठा करके कहां डाल सकती है, टॉप लेयर के अंदर। सच एनबीएफसी शैल मूव टू द टॉप लेयर फ्रॉम द अपर लेयर। तो जनरली तो टॉप लेयर खाली रहेगी, बट यदि आरबीआई को लगता है दैट बेस्ड अपॉन द इंक्रीज इन पोटेंशियल सिस्टेमिक रिस्क
there is a requirement to shift any NBFC from upper layer to top layer, then फिर टॉप लेयर के अंदर उस NBFC को मूव किया जा सकता है फ्रॉम द अपर लेयर। तो देखा जाए तो अब हमारे पास जो ये 4 क्लासिफिकेशन है, 1 2 3 4, बेस, मिडल, अपर, टॉप। बेस के अंदर आ गया आपकी नॉन डिपॉजिट जिनका असेट साइज 1000 करोड़ से कम का है। मिडल लेयर में नॉन डिपॉजिट जिनका असेट साइज 1000 करोड़ से ऊपर का है, प्लस ऑल डिपॉजिट टेकिंग एंटिटीज। इसके अलावा फिर बात आई एक्टिविटी बेस्ड के ऊपर, एनबीएफसी P2P प्लेटफॉर्म, एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी एंड एनबीएफसी नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स। नो कस्टमर इंटरफेस, नो कस्टमर इंटरफेस। इसके अंदर कौन कौन सी एंटिटीज आ गई एक्टिविटीज वाइज? स्टैंड एलोन प्राइमरी डीलर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज। अपर लेयर के अंदर क्राइटेरिया क्या है? वो इस तरह से कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि बेस्ड अपॉन असेट साइज, बेस्ड अपॉन डिपॉजिट, बेस्ड अपॉन फाइनेंस। अपर लेयर के अंदर वो एनबीएफसीज क्लासिफाई की जाएंगी जिनको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया है आरबीआई ने, विच बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टांसिस देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनहांस्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट based upon certain parameters and the scoring methodologies। फिर टॉप लेयर, आरबीआई अपर लेयर से शिफ्टिंग करेगी इन द टॉप लेयर इफ देयर इज अ इंक्रीज इन द पोटेंशियल सिस्टेमिक रिस्क, देन ये मूवमेंट होगी। अदरवाइज जनरली टॉप लेयर क्या रहेगी? खाली रहेगी। सो इन दिस मैनर 4 कैटेगरीज के अंदर एनबीएफसीज को क्लासिफाई किया जाएगा। नंबर 1 बेस लेयर, नंबर 2 मिडल लेयर, नंबर 3 अपर लेयर, नंबर 4 टॉप लेयर। तो बड़ा मुश्किल है वैसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना, क्योंकि डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है और फाइनल लेवल के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन जनरली तो फ्रेम नहीं होने चाहिए। हां, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल इसका क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। Categorization of NBFC carrying out specific activities, उन्हीं चीजों को दोबारा से एक अलग तरीके से बताया गया। पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म, अकाउंट एग्रीगेटर, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी एंड एनबीएफसी विदाउट पब्लिक फंड्स एंड कस्टमर इंटरफेस। ये अभी हमने स्टडी किया किसकी हैं एक्टिविटीज? बेस लेयर के अंदर। दे विल ऑलवेज रिमेन इन द बेस लेयर ऑफ द रेगुलेटरी स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। एनबीएफसी डिपॉजिट, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, housing finance companies, they will be in the middle layer, but based upon the circumstances, if RBI is of the opinion that there is a requirement of enhanced regulatory requirement, then ये अपर लेयर के अंदर भी शिफ्ट किए जा सकते हैं। अब बात आ गई स्टैंड एलोन प्राइमरी डीलर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। ये हमेशा कहां रहेंगी? मिडल लेयर के अंदर रहेंगी। ऑल रिमेनिंग एनबीएफसीज लाइक इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी फैक्टर एंड मोर्टगेज गारंटी कंपनी,
They could lie in any of the layer of the regulatory structure depending upon the parameters of scaled based regulatory framework. गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी या तो वो बेस लेयर में जाएंगी या मिडल लेयर के अंदर जाएंगी, वो अपर लेयर के अंदर लाने की उनको कोई जरूरत नहीं है टिल आरबीआई इसके ऊपर कोई नोटिस इशू करती है। तो गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी बेस लेयर या मिडल लेयर के अंदर रहेगी। क्यों? इनके अंदर रिस्क सबसे कम है। तो जिन एंटिटीज के अंदर रिस्क सबसे कम है वो बेस लेयर के अंदर जाएंगी, जिनमें रिस्क ज्यादा है वो अपर लेयर में, और जिनके अंदर बहुत 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 ही ज्यादा रिस्क है तो वो अपर लेयर से शिफ्ट होकर के टॉप लेयर के अंदर डाली जाएंगी बाय द आरबीआई। जनरली हमारी जो टॉप लेयर है वो खाली रहने वाली है, ये लाइन क्लियरली रेगुलेशन में लिखी गई है। टॉप लेयर विल रिमेन एम्प्टी इन जनरल, बट in case of any increase in potential systemic risk, अपर लेयर से टॉप लेयर के अंदर मूवमेंट की जा सकती है, अपर लेयर से टॉप लेयर में। और अपर लेयर का क्राइटेरिया क्या है? बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनहांस्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसी इन टर्म्स ऑफ देयर एसेट साइज, वो कहां रहेंगी? दे विल ऑलवेज रिमेन इन द अपर लेयर। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो अमेंडमेंट मटेरियल में आईसीएआई ने इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज स्केल बेस्ड रेगुलेशन, जिसमें आपको दोनों ही चीजों को याद रखना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। नंबर 1 बेस लेयर, नंबर 2 मिडल लेयर, नंबर 3 अपर लेयर, नंबर 4 टॉप लेयर। अब रिवाइज करते वक्त हम रिवर्स में चलते हैं। टॉप लेयर जनरली रिमेन्स एम्प्टी, but in case of increase in potential systemic risk, शिफ्टिंग होगी एक एनबीएफसी की फ्रॉम अपर लेयर टू द टॉप लेयर, शिफ्टिंग होगी फ्रॉम अपर लेयर टू टॉप लेयर। अपर लेयर के अंदर top 10 NBFC based upon their asset size, and RBI ने specifically classify किया है in the upper layer when RBI is of the opinion that circumstances requires enhanced regulatory requirements। किसके बेसिस पर? Enhanced regulatory requirements based on a set of parameters and scoring methodologies, जो इस सर्कुलर के अंदर बता रखी है, बट एज सच वो स्कोरिंग पूरा डिटेल्ड स्कोर कार्ड नहीं डाला, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। मिडल लेयर, बेस लेयर, ऑल डिपॉजिट टेकिंग एंटिटी मिडल में, नॉन डिपॉजिट असेट साइज 1000 करोड़ से कम बेस में, नॉन डिपॉजिट असेट साइज 1000 करोड़ या उससे ज्यादा मिडल के अंदर। एक्टिविटी बेस्ड P2P, अकाउंट एग्रीगेटर, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, नो पब्लिक फंड, नो कस्टमर इंटरफेस, नो कस्टमर इंटरफेस। मिडल लेयर के अंदर स्टैंड एलोन प्राइमरी डीलर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। ये तो क्लासिफिकेशन आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो प्रेस्क्रिप्शंस दिए गए हैं इसी रेगुलेशंस में,
उसके अंदर एक्टिविटी के बेस पर P2P, डबल ए, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग और जो पब्लिक फंड या कस्टमर इंटरफेस नहीं है, ये ऑलवेज किसमें रहने वाली हैं? बेस लेयर के अंदर रहेंगी। ये हमारा पहला पॉइंट था। NBFC P2P, डबल ए, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग, NBFC विदाउट पब्लिक फंड एंड कस्टमर इंटरफेस विल ऑलवेज रिमेन इन द बेस लेयर। अब आ गई बात, जो डिपॉजिट टेकिंग एंटिटीज हैं, CIC है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, ये मिडल में भी आ सकती हैं और अपर के अंदर भी आ सकती हैं बेस्ड अपॉन द RBI ओपिनियन। हां, जहां तक बात है SPD और IDF की, दे ऑलवेज रिमेन इन द मिडल, ये हमेशा मिडल के अंदर रहेंगी। तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनीज, NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, NBFC फैक्टर्स, मॉर्टगेज गारंटी कॉरपोरेशन, मॉर्टगेज गारंटी कंपनीज, ये बेस्ड अपॉन द पैरामीटर्स एंड स्कोरिंग मेथोडोलॉजी किसी भी कैटेगरी के अंदर फॉल कर सकती है। और गवर्नमेंट ऑन NBFC सब किस में जाएंगी? बेस लेयर में। गवर्नमेंट ऑन NBFC। सो इस क्लासिफिकेशन को अच्छी तरह से समझना है। लर्निंग की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसमें से कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी कम है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बी देयर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर ऑडिट के पेपर में कोई केस स्टडी या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनाना जस्टिफाई तो नहीं होता, बट फिर भी एज सच कोई मुश्किल नहीं है, आ भी गया तो लिख दोगे। ठीक है, तो इसके साथ इस सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे और अब हमारे पास बचता है सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक, प्रोफेशनल एथिक्स की अमेंडमेंट के ऊपर, नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट्स एंड फीस। ये सारी चीजें कोड ऑफ एथिक्स की कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है, वो नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर अप करूंगा। इस सेशन को यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।